जी तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे किप्स एमडीकेयर प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस और उसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर शुरू किया हुआ था और उसमें हमने पार्ट 1 में 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे और 20 एमसीक्यू हमारे रहते थे वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग और फंडामेंटल कंसेप्ट्स के भी एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी किप्स एमडीकेयर प्रैक्टिस बुक की और उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो हमने करनी है। अभी हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 21 की तरफ। 21 एमसीक्यूज़ में कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन कि ये जो रिएक्शन है 2x + y इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दे रहा है 2x + y, इसका रेट उसने दिया है, रेट इज़ इक्वल टू के x का स्क्वायर y। अब वो आगे कह रहा है x क्या है इन लार्ज एक्सिस, x को हमने एक्सिस में ले लिया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा फिर इस रेट का, इस रिएक्शन का। तो जो उसने रेट इक्वेशन दिया है वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी है, r इज़ इक्वल टू के x का स्क्वायर y। इसका मतलब ये है कि ये जो x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो रेट है x के हवाले से, वो रेट जो है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर है। x के हवाले से रेट सेकंड ऑर्डर है और y के हवाले से रेट फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि y के कोफिशिएंट जो है वो क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y के हवाले से रेट फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हम ओवरऑल रेट देखें तो हम इन दोनों के ऑर्डर को, x और y के ऑर्डर को प्लस कर देंगे तो टोटल या फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, 2x के हवाले से और प्लस 1y के हवाले से, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास 3 आएगा। मगर अब उसने कह दिया कि हमारे पास जो x है वो क्या है, एक्सिस में है, x एक्सिस में है। और ऐसा रिएक्टेंट जो एक्सिस में हो, जैसा कि वाटर है, कोई सॉल्वेंट है, तो वो जो रिएक्टेंट होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। तो मतलब यहाँ पे देखो जो रेट है वो x पे किस ऑर्डर पे डिपेंड था, सेकंड ऑर्डर। अब x तो है एक्सिस में, मतलब x तो अब मैटर ही नहीं करेगा, इसका ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा, रेट इसके ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता। अब जो है हमारे पास y रहेगा बाकी, और y हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर, तो मतलब जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, तो y के हवाले से हमें रेट जो होगा वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास कैसा आएगा, वो y के हवाले से आएगा सिर्फ, और y के हवाले से क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, C, फर्स्ट ऑर्डर। अब आगे जो है क्वेश्चन वो कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है N2O जिसमें डिकम्पोज हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है इसके लिए हाफ लाइफ कैसा, एक्सप्रेशन इसका कैसा होगा। तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है उनको याद कर लें, इनकी डेरिवेशन भी एक्सप्रेशन की, मगर आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपको उस डेरिवेशन में नहीं जाना, तो आप इसको बस याद कर लें। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसकी हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वल होता है 0.693/K, 0.693/K। इसके अलावा अगर सेकंड ऑर्डर का हम देखें तो सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है इज़ इक्वल टू 1/Ka। अब ये A यहाँ पे क्या है, A है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करें कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन था वो क्या था, 0.693/K। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास A कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये MCQ आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसके अलावा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ के जो है वो क्या, ये देखो 1/A, मतलब सेकंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की इंडिपेंडेंट है। इसी के अलावा थर्ड ऑर्डर का आप रिएक्शन अगर एक्सप्रेशन देखें तो वो है 1.5/K/A का स्क्वायर। अब इसकी अगर हाफ लाइफ देखें, इन हाफ लाइफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के हवाले से
तो ये देखो ये हाफ लाइफ जो है थर्ड ऑर्डर की वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि सेकंड ऑर्डर में क्या था, सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो कौन सी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है सेकंड ऑर्डर की, और जो थर्ड ऑर्डर की है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर की है, ज़ीरो ऑर्डर की हमारी बुक में मेंशन तो नहीं है मगर फिर भी आपको करनी है। ज़ीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है A/2K, इसका एक्सप्रेशन ये होता है A/2K। और अब ये ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारे एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ जो उसने हमें पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर फॉर द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द हाफ लाइफ इज़ गिवन एज। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है 0.693/K, अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है। और आगे बी में देखो वो कह रहा है 0.693/2K, 2K नहीं है सिर्फ K है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा बी वाला, हमारे पास ए वाला आंसर होगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा ए वाला। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है ना 0.693/K, 0.693/K, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेशनल लॉग ऑफ 2/K। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ln मतलब नेशनल लॉग ऑफ 2/K। अगर आप इसको नेशनल लॉग ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आपको पास 0.693 यही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपने एक्सप्रेशन इसको याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आ गया वही मैंने कहा था कि इस एक्सप्रेशन से जो आपको बताएं 4-5 यहाँ से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। तो हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अभी हमने पढ़ी है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हमारे पास ये है जो कि इज़ इक्वल टू A/2K है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A/2K कौन सी ऑप्शन में है, तो वो हमारे पास है बी ऑप्शन में। बी हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी, इसकी ए थी। अब ये वही एमसीक्यूज है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो सेकंड ऑर्डर था ना, सेकंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी ये इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मगर थर्ड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टू द इनिशियल कंसंट्रेशन के स्केयर के। आपने स्केयर और वैसे जो स्केयर ना होगा तो फिर कौन सी, सेकंड ऑर्डर थी। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब आगे वाला जो है 25 एमसीक्यूज, वो कह रहा है इफ़ ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ए इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जो हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन है ना, मतलब n ऑर्डर का, वो तो हमने पीछे देखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ज़ीरो ऑर्डर का। अब हम n ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर का एक्सप्रेशन अगर हम हाफ लाइफ का निकालें तो वो होता है हाफ लाइफ ऑफ n ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको a⁻n-1 को बटे के ऊपर ले जाएं तो इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये पावर जो है, ये पूरी पावर n-1 ये माइनस हो जाएगी, मतलब ये इस पावर के साथ हमने ये माइनस लगा दिया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस हो जाएगा और ये -1 था, ये +1 हो जाएगा। अगर इसको आप अरेंज करो तो आप इसको लिख सकते हो a⁻1 + n, ये आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे होगा वो ये सी वाली ऑप्शन में a⁻n, ठीक है, a⁻n और उसके साथ प्लस का 1 भी आना चाहिए था, मगर यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, तो वो ये हो सकती है इसमें सी वाली। ये क्यों नहीं हो सकती बी वाली, क्योंकि बी वाली में उसने लिखा a⁻1 - n, यहाँ पे क्या है a⁻1 + n। तो ये आप लोगों ने देख लेना। आगे, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज़ 14 सेकेंड।
कि एक हमारे पास रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसकी हाफ लाइफ क्या 14 सेकेंड। कंसनट्रेशन इज़ रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू, तो टाइम कितना लगेगा उसको 1/8 तक जाते हुए, ये बताना है। तो इस तरह के जो MCQs होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज़ टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें टाइम चाहिए होगा, जिसको हमने फाइंड करना है, टाइम जो हमें चाहिए होगा इज़ इक्वल टू, टाइम रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये हमारे पास फार्मूला है, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं कि टाइम टी जो रिक्वायर्ड है वो इक्वल है हाफ लाइफ मल्टीप्लाई n, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब यहाँ पे उसने हमें क्या दिया है, उसने कहा है कि जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो कितनी है, हाफ लाइफ हमारे पास T1/2, मतलब हाफ लाइफ उसने कहा 14 सेकेंड है, ठीक है। अब उसने कहा कि जो ओरिजिनल कंपाउंड है उससे जब वो 1/8 रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा, तब जो हमें टाइम लगेगा वो बताना है। तो 1/8 से मुराद कि अगर हमारे पास शुरू में जो कंपाउंड है वो 1 था और एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो हो गया 1/2, यही है ना जी। क्योंकि हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि हाफ हो जाना, कंपाउंड का जो कंसनट्रेशन है वो हाफ हो जाना। अगर पहले 1 थी तो हाफ लाइफ एक गुजरी तो वो 1/2 होगी, हाफ होगी। अब अगली एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो इस 1/2 का हाफ हो जाएगी, मतलब 1/4, और उससे अगली गुजरेगी तो वो 1/8 होगी। तो वो यही कह रहा है कि जब 1/8 हुई तब हमने बताना है। तो 1/8 तक जाते हुए कितनी हाफ लाइफ होगी, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी होगी 1/8 तक जाते हुए, n हमारे पास हो गया 3। अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं n3 की। तो t हमें फाइंड करना था, टाइम रिक्वायर्ड, हाफ लाइफ उसने दी थी 14 मल्टीप्लाई n हमने 3 निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 14 × 3 42 सेकेंड हमें लगेंगे हाफ लाइफ 1/8 तक जाते हुए। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगी। आगे है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज़, रेट कांस्टेंट हमें उसने ये दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें उसका बताना है। तो आपको पता है कि जो रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट जो आता है वो रेट लॉ में आता है, दैट इज़ रेट इज़ इक्वल टू के इंटू ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए। अब उसने हमें रेट कांस्टेंट दिया है सिर्फ, और वो कह रहा है कि हमें ये n की वैल्यू बताओ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो हमें k की वैल्यू अगर इस फार्मूला से निकालनी है तो ये a की कंसनट्रेशन भी चाहिए, रेट भी चाहिए, मगर उसने तो हमें सिर्फ k की वैल्यू दी है। तो अब क्या करेंगे, k की वैल्यू उसने दी है 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यूज़ हम इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम के यूनिट से अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो के का यूनिट है वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट यूनिट होते हैं। जैसा कि के यूनिट के जो वैल्यूज़ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो है पर सेकेंड, और इसी तरह के की यूनिट की जो वैल्यू है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का +6 पर सेकेंड। इसी तरह के की जो वैल्यू है ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो ये वाली वैल्यू दी है, यूनिट ये दी है, और मतलब ये फिर कौन सा ऑर्डर हुआ, ये हुआ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो उसने हमें कोई एक यूनिट का यही वैल्यू दी होगी, के का यूनिट यही दिया होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये के का यूनिट की वैल्यू यूनिट होता है के का जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, मतलब हमारे पास डी वाली ऑप्शन ठीक होगी। अच्छा आगे कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए इफ़ेक्टिव कोल्यूजन क्या होती है। इफ़ेक्टिव कोल्यूजन ऐसी कोल्यूजन होती है, हमें पता है कि ये हमने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी। अब ये दो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्हें आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड जब करेंगे तो तब दो तरह की कोल्यूजन होती है, एक इफ़ेक्टिव और एक इनफेक्टिव। जो इफ़ेक्टिव कोल्यूजन होती है वो हमें उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिलती है, और जो इनफेक्टिव कोल्यूजन होती है उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो इफ़ेक्टिव और इनफेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि इफ़ेक्टिव कोल्यूजन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है कोल्यूजन की, मतलब ये अगर
बी और ए और बी सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे जब, तो ये इस तरह रिएक्ट करेंगे कि इनकी ओरिएंटेशन सेम होगी, मतलब इनके फंक्शन ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे। एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ए और बी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मतलब अगर ये रिएक्टेंट है ए और बी और इसको ये प्रोडक्ट बनानी है सी और डी, तो इनको ये वाला एनर्जी हिल, मतलब एनर्जी का बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ता है। मतलब ये वाली एनर्जी इनके पास होनी ही चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब अब अगर दो सब्सटेंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो फिर वो प्रोडक्ट बना देंगे, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के हमें इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए होती है। अगर इनफेक्टिव कोलिजन फिर क्या होती है, इनफेक्टिव में हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं होगी और जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी नहीं होगी, उससे कम एनर्जी होगी। तो इसका क्या आंसर होगा फिर हमारे पास, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन इंक्लूड्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नहीं, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती। इज़ इन एडिशन टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी नहीं ठीक कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की बढ़ाता है, ये भी नहीं ठीक। इज़ इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी नहीं ठीक। रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ये ठीक है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, अगर ये ना होगी तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। आगे ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपीयर्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी हिल, ये एक हिल है, पहाड़ी है, किसमें, फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन, रिएक्शन होने के लिए किसमें पहाड़ी है, उसने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे एक देखा था ग्राफ जिसमें हमने कहा था कि ये जो एनर्जी हिल है ई ए, ये बैरियर है किसमें, इस रिएक्टेंट में और इस प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो इसका एमसीक्यू का आंसर सी होगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो हिल्स है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये वाला एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू है कि हमें कह रहा है इफ़ ई आर एंड ई एफ एंड ई आर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, द रिएक्शन इज़ नाउन टू बी एक्सोथर्मिक देन। अब वो कह रहा है हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो वो पूछ ये रहा है कि कौन सी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो उसने कम और ज़्यादा का पूछा होगा, फॉरवर्ड की या फिर रिवर्स की, ये उसने पूछना है। इससे पहले हम एक डायग्राम समझते हैं, ये वाली एक्सोथर्मिक की उसने हमें कहा है, तो एक्सोथर्मिक की हम समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो मतलब जो प्रोडक्ट रिएक्शन के दरमियान एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब रिएक्शन जब हो रहा है एनर्जी बाहर, मतलब फिर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, और रिएक्टेंट की ज़्यादा है। ये एनर्जी ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब ऊपर रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम है। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक के कर्व है। अब ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आने के लिए ये वाली एनर्जी हिल्स क्रॉस करनी पड़ती है, और ये रिएक्टेंट से लेकर ये ऊपर तक जो डिस्टेंस है एनर्जी का, इसे हम कहते हैं एनर्जी ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है ये रिवर्सिबल है, मतलब ये आर और पी आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आर जब पी में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब पी रिएक्टेंट आर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो मतलब ये जब रिएक्टेंट यहाँ से इस तरफ आ रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट यहाँ से वापस जा रही है उसे हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसे हम कहते हैं ई एफ, जो कि यहाँ से लेकर, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है एनर्जी का, उसे हम कहेंगे ई एफ फॉरवर्ड के लिए, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। और यहाँ से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ई आर। अब देखो ई एफ और ई आर, ज़्यादा कौन सी है, ई आर, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली छोटी है। तो ई आर मतलब कि ज़्यादा होगी किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ई आर ज़्यादा होगी ई एफ से। जबकि अगर आप एंडोथर्मिक में देखो तो एंडो का मतलब हीट अंदर जाना, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। अब ये देखो ये रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ क्रॉस करके प्रोडक्ट में जाएगा। अब इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में,
और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, रिवर्स रिएक्शन ये होगा। ठीक है, अब रिवर्स रिएक्शन के लिए एनर्जी जो है वो ई आर ये है जो कि थोड़ी है, कम है, और ई एफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक मतलब ई एफ जो है वो ज़्यादा होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो फॉरवर्ड की है वो ज़्यादा होती है, रिवर्स की कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें किसका पूछा था, उसने एक्सोथर्मिक का पूछा था, और एक्सोथर्मिक का हमें पता है ई एफ की कम और ई आर की ज़्यादा होगी, मतलब फॉरवर्ड की कम और रिवर्स की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन है, ये है फॉरवर्ड की कम और रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब रिवर्स की ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन भी इसी एनर्जी डायग्राम के बारे में है कि हमारे पास एक फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये हमारे पास कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो हम एंडोथर्मिक वाली डायग्राम को यूज़ करेंगे। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है 15 किलो जूल मोल, और इंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या है, एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज़ 5 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो हमने एक्टिवेशन एनर्जी का ये डायग्राम बना लेते हैं कि ये देखो, अगर ये हमारे पास ई एफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ई एफ है, और ये हमारे पास ई आर है, यहाँ से यहाँ तक ई आर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्टेंट से लेकर ये प्रोडक्ट तक का जो एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी चेंज। अब अगर हमें डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस ई एफ जो कि भरा है उसमें से माइनस कर देंगे ई आर को, तो हमारे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आर, और इसका उल्टा आएगा, इसका आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एफ। तो अब उसने हमें कहा था कि इसकी इंथैल्पी चेंज कितनी है 5, और इसका ई एफ कितना है 15, और हमें ई आर फाइंड करना है। तो ई आर फाइंड करना है, इसको हम इधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इधर चल गया ना तो माइनस हो गया, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 10, मतलब ई आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 किलो जूल पर मोल। तो ई आर हमारे पास आ गई 10 किलो जूल पर मोल, हमारे पास आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। इफेक्टिव कोल्यूजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन ऑफ कोल्यूजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोल्यूजन थ्योरी वही, मतलब इफेक्टिव कोल्यूजन वाली थ्योरी, तो वो क्या कहती है कि इसमें से कौन सी उसकी अजम्पशंस थी। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, तो हाँ हमें पता कि ये अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में कोलाइड होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कोल्यूजन दो तरह की होती है, इफेक्टिव और इनफेक्टिव, वो अलग बात है। तो पहली बात तो ठीक है कि कोल्यूजन कोलाइड होना ही पड़ेगा इनको। दूसरी, रिएक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ अपॉन कोल्यूजन दे पोसेसिव द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रिएक्शन तभी होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे तभी कन्वर्ट होंगे जब ये जो पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के, इनके पास क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी हो। ठीक है, ये भी बात ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो वो उस पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये वाली पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए उनके पास। ओनली दोज कोल्यूजन आर इफेक्टिव विच टेक प्लेस इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी बात ठीक है कि इस तरह की ओरिएंटेशन जिसमें कोल्यूजन जो है वो ओरिएंटेशन परफेक्ट हो, उसे हम कहेंगे वही कोल्यूजन इफेक्टिव होंगी। तो जो डी वाली ऑप्शन, मतलब ऑल ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ठीक होगी, सारी स्टेटमेंट ही इफेक्टिव कोल्यूजन की ठीक है, मतलब कोल्यूजन थ्योरी की। आगे है, इफ़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाइज क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जैसा कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा, ये देखो, ये जो यहाँ पे जो स्टेट होती है ना ऊपर, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, टीएस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वाली टीएस जो यहाँ पे ऊपर करके होगी पोटेंशियल एनर्जी हिल्स के। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर ये वाली पोटेंशियल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी के पास होगी
तो फिर क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्लो। अब ये एनर्जी की अगर पास होगी ये इसकी ये वाली कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी चाहिए इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या है, कम। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बजाय इसके कि अगर ये वाली जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है TS ट्रांजिशन स्टेट वो रिएक्टेंट से दूर हो, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है तो मॉलिक्यूल के पास इतनी कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो होती ही है। यहाँ पे तो ज़्यादा सी ना एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी थी तो मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके वापस यहाँ पे आ सके प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे तो एनर्जी कम है, तो मतलब रिएक्शन क्या होगा फिर, जल्दी से होगा। ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है एक्टिवेशन, ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाएंगे, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और दूसरी बात, रिएक्शन कौन सा होगा फिर, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा। एंडोथर्मिक में ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक एंड फास्ट होगा। एक्सोथर्मिक होगा और फास्ट होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास, सभी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ही कम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ और सैम्पल रिएक्शन वरा सिंपल रिएक्शन A-B में कन्वर्ट हो रहा है। E-A जो है वो फॉरवर्ड की एनर्जी है। वो कह रहा है एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, क्या वो कैन बी लेस देन और मोर देन E-A, मतलब जो रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी है वो फॉरवर्ड से लेस और कम और ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर सिर्फ नेगेटिव ही होगी E-A से, मतलब एनर्जी जो है वो रिवर्स की सिर्फ फॉरवर्ड से नेगेटिव ही होगी, या फिर हमेशा डबल ही होगी फॉरवर्ड से, या फिर हमेशा कम ही होगी फॉरवर्ड से। तो हमने देखा कि एक्सोथर्मी के केस में जो एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो होती है ज़्यादा फॉरवर्ड से, और एंडोथर्मी के केस में हमारे पास जो एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो कम होती है फॉरवर्ड से। तो मतलब ये कम भी हो सकती है फॉरवर्ड से रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी, और फॉरवर्ड से ज़्यादा भी हो सकती है। कब कम होगी, कम होगी जब हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक, और कब ज़्यादा होगी जब हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। तो हमारे पास ए वाली ऑप्शन ठीक होगी कि ये जो एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन है कैन बी लेस और मोर देन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको उसने E-A कहा है इस क्वेश्चन में। आगे, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज़ वेरी हाई, वो कह रहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के मतलब हाई होगी, ज़्यादा होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे यही वाली सिचुएशन आ गई कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ट्रांजिशन स्टेट थी ये वाली TS, ये थी, ये सबसे ऊपर है TS। अब यहाँ से लेकर रिएक्टेंट से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी थी उसको हमने कहा था ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E-A। अब ये E-A क्या है, ज़्यादा है बजाय इसके जो थी कम, जो कम थी एक्सोथर्मिक ने। तो जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी तो फिर जो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम मॉलिक्यूल के पास होगी, मतलब कम मॉलिक्यूल्स इतनी ज़्यादा एनर्जी रखते होंगे, तो फिर कम मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो मतलब फिर रेट क्या होगा, स्लो होगा, रिएक्शन स्लो होगा। तो इसका आंसर ये है कि रिएक्शन स्लो होगा। दूसरा वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी वो है वो वेरी हाई हो, तो फिर हमें अभी पता चला कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फिर उसकी क्या होगी, हाई होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी हाई होगी, तो वो क्या होगी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्ट रिएक्शन। नहीं, रिएक्शन तो स्लो होगा क्योंकि कम मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो रिएक्शन, ये ठीक रहेगा हमारे पास MCQs। अच्छा, अब आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ वो रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, वो जो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना इसको कम कर देते हैं। मतलब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी जो इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी यहाँ से यहाँ तक, उन्होंने क्या किया, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इतना छोटा सा कर दिया, तो अब मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे वो आसानी से प्रोडक्ट में जा सकेंगे, ज़्यादा रिएक्टेंट जा सकेंगे प्रोडक्ट में, मतलब फिर ज़्यादा रिएक्टेंट जा सकेंगे तो रिएक्टेंट का रेट ज़्यादा हो रहा है। तो कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू पाथ विद द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके एक नया रास्ता दे देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहला क्या है, पहली ऑप्शन, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी बात नहीं ठीक। इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी नहीं ठीक। सही बात ये है कि वो लोअर करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। आगे क्या है, विच इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आसान सी बात है, अभी हम पिछले 5-6 MCQs इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हुई ज़्यादा, ये अगर ये यहाँ पे देखो हमने कहा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा हुई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो मतलब क्या कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो इतनी एनर्जी तो हर मॉलिक्यूल के पास नहीं है जिन्होंने रिएक्ट करना है, तो मतलब थोड़े मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे। तो इसका मतलब कि थोड़े मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो मतलब रेट भी क्या है, फिर स्लो होगा। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर ज़्यादा है तो रेट क्या है, रेट स्लो है। तो इनका रिलेशन आपस में क्या है, इन्वर्सली, मतलब रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के। तो ये हमें समझ में आ गया, जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के। ये आपके पास जो नेक्स्ट MCQ है वो आपके पास जो आगे कैटलिस्ट वाला टॉपिक है उसमें थोड़ी सी रिएक्शन दी है, उसी में से है कि कंसनट्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर सोल्यूशन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कि शुगर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, तो उसके लिए एंजाइम इन्वर्टेज यूज़ होता है। इसके अलावा जब ग्लूकोज एथेनॉल में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए एंजाइम हमारे पास जाइमेज होता है, मगर यहाँ पे उसने इन्वर्टेज का पूछा था। आगे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम के बारे में कौन सी चीज़ ठीक है, तो वो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं, ठीक है, ये भी वो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज इनहिबिटेड बाय पॉइजन, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से कम हो जाती है, मतलब वो इतने अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट नहीं करते, तो ये भी बात ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो एंजाइम जो होते हैं इनका एक खास टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। तो ये डी वाली ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आगे है द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अब हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए रिवर्सिबल रिएक्शन बी हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। जैसे जैसे जो टाइम गुजरता जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, हम अब उसने क्वेश्चन में कहा फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, हम वो ले रहे हैं। बी जो ए में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन, हम फॉरवर्ड दे रहे हैं। वगैरह जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जो रिएक्टेंट है आर, उसकी कंसनट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब अगर हमारे पास टाइम 1 पे हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन थी 4, टाइम 2 पे इसकी कंसनट्रेशन थी 3, टाइम 3 पे इसकी कंसनट्रेशन 2, टाइम 4 पे इसकी कंसनट्रेशन 1, तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए, और ये टाइम के साथ होती जा रहे हैं कम, ए की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है। तो मतलब अगर कंसनट्रेशन कम हो रही है ए, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब अगर कम होंगे तो इनकी कोलिजन आपस में भी क्या होगी, फिर आपस में इनकी कोलिजन भी कम होगी, या आपस में इतना कोलाइड नहीं करेंगे, कम होगी, तो फिर कोलिजन कम होगी तो मतलब रिएक्शन ही कम होगा। तो मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड का, ये देखो द रिएक्शन रेट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कम होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों होता है, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है। ये इसका MCQ का मकसद था कि ये जो रिएक्शन की कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो डिक्रीज होने की वजह से रेट कम हो रहा है। तो ये थे आपके पास 20 MCQs केमिकल काइनेटिक्स के, और इसमें हम पीछे वाले MCQs, मतलब पीछे वाले पार्ट 1 भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप केमिकल बॉन्डिंग और फंडामेंटल्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाली है केमिकल काइनेटिक्स के UHS के पास पेपर पे वीडियो, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिस पे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।